सत्येंद्र पाल के मर्डर में क्रिमिनल केस नंबर 620 ऑफ 2022 पुलिस स्टेशन मुरादनगर, जिला गाजियाबाद में दर्ज किया गया था। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक के ही एक पुत्र मोनू पाल को अरेस्ट करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 10 जुलाई 2023 को पेश कर दिया। इसके रिमांड की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट ने मंजूर करके एक दिन का पुलिस रिमांड 11/7/2023 की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का दे दिया था। इस रिमांड ऑर्डर में मजिस्ट्रेट ने यह भी लिख दिया था कि अभियुक्त को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। आरोपी के वकील साहब कुछ दूरी पर रहते हुए उपस्थित रह सकते हैं। आरोपी चाहे तो अपने खर्च पर पुलिस कस्टडी के दौरान की वीडियोग्राफी करवा सकता है, माने वीडियो बनवा सकता है। वकील साहब को लगा कि कानून का राज कायम है, पुलिस अब झूठा एविडेंस प्लांट नहीं कर सकेगी और वे इस रिमांड ऑर्डर को लेकर खुश हो गए। जिस समय पुलिस रिमांड के बाद आरोपी को कोर्ट के सामने पेश कर रही थी तो वकील साहब ने साथ में एक एप्लीकेशन लगा दी कि जिस समय पुलिस रिमांड जारी था उस समय कथित बरामदगी या जब्ती के नाम पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमति किए गए वीडियोग्राफी को रोकने के लिए उनसे वह कैमरा छीन लिया था और इसके साथ ही एडवोकेट तथा उनके दूसरे साथी लोगों को एक कार में बंद करके उन्हें पास में से बहने वाली गंग नहर में डालने के लिए लेकर चल दिए थे। वकील साहब का कहना था कि पुलिस का उपरोक्त कार्य मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमित कार्य को रोकने के लिए झूठा एविडेंस फाइल में लगाने के लिए था। एडवोकेट्स व उनके एसोसिएट्स का वीडियो कैमरा छीना गया था, उनको कार में बंद किया गया था, धमकाया गया था, नहर में धक्का देने के लिए धकेला गया था। मजिस्ट्रेट द्वारा अलाउ की गई वीडियोग्राफी को जबरदस्ती रुकवा दिया गया था। तो कुल मिलाकर यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस था। इसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन 156(3) सीआरपीसी वकील साहब ने लगाई थी। तो यहां पर कोर्ट ने 156(3) सीआरपीसी पर क्या कानून है यही समझाया है। साथ ही यह भी बताया है कि मजिस्ट्रेट को किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देना चाहिए और किन परिस्थितियों में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का हुक्म जारी करना चाहिए। इस लिहाज से यह वीडियो बहुत ज्ञान देने वाली है। आप लोगों को रोजाना ही 156(3) अपनी कोर्ट्स में लगानी होती है, तो उसके लिए उपयुक्त कानून क्या है वह इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय हरप्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 10 एडीजे 412 में यह कहा था कि यदि एप्लीकेशन 156(3) सीआरपीसी में सूचना के स्तर पर ही किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना बयान किया जाता है तो यह मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि वह एफआईआर दर्ज करने और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म जारी करे, क्योंकि जुर्म की पहचान और उसकी रोकथाम पुलिस का प्रथम कर्तव्य होता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना इसी पहली सूचना में ही बयान हो गया है तो अब एफआईआर को दर्ज करने का हुक्म दे दिया जाना चाहिए। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इसके बाद ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 2 SCC 1 में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ बनी थी और उस पीठ ने इस बात पर निर्णय दिया था कि कब कब मजिस्ट्रेट के लिए 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करवाना बाध्यकारी होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बातें बताई थी, उनको हम सिलसिलेवार देखते हैं। पहली बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि सूचना में कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की सूचना दी गई हो तो सेक्शन
154 सीआरपीसी में एफआईआर को दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाना जरूरी है और इन हालात में कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाना जरूरी नहीं है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, यदि सूचना में कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की सूचना नहीं है तो यह देखने भर के लिए कि क्या वास्तव में कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बात बताई थी कि अब यदि यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अपने परिणाम में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने को प्रदर्शित करती है तो इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद भी एफआईआर को दर्ज करने का हुक्म अवश्य ही दे दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन मामलों में यह कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता हुआ नहीं मिलता है उनमें प्रथम सूचना देने वाले को 1 सप्ताह के भीतर यह सूचना अवश्य ही दे दी जानी चाहिए कि आपकी सूचना पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की घटना की कोई बात हमें मिली नहीं है। चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होने की सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता है। पहली बात, सूचना में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताई हो तो एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो आप देखते ही हैं। खैर, पांचवा पॉइंट बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मकसद सूचना की सच्चाई को जांचना नहीं होगा क्योंकि सूचना की सच्चाई तो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान जानेंगे। यहां तो केवल यह जानना होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है या नहीं हुआ है। छठे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन प्रकार के केसेस में यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आवश्यक हो सकती है वे हैं वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, दूसरा रुपये के लेन देन या वाणिज्यिक विवाद, तीसरा मेडिकल लापरवाही के विवाद, चौथा करप्शन के मामले या पांचवा ऐसे मामले जिनमें घटना के बाद रिपोर्टिंग करने में असामान्य रूप से लंबा समय गुजर गया हो। आज कोई ऑफेंस हुआ है और हम साल भर के बाद इसकी सूचना पुलिस को दे रहे हैं कि तब हुआ था, तो यह एक संदेह पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7वें पॉइंट में बताया कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी समयबद्ध होनी चाहिए और 7 दिन से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिए। आगे अपने अंतिम बिंदु में 8वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन को प्राप्त सब सूचनाएं जनरल डायरी में, स्टेशन डायरी में या डेली डायरी में दर्ज की जाती हैं। तो हमारा निर्देश है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित सब सूचनाएं, एफआईआर के दर्ज होने की सूचनाएं या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए रखे गए सब मामलों की सूचनाएं विस्तार पूर्वक इन डायरियों में लिखी होनी चाहिए और इसकी एक कॉपी आरोपी को दी जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने मिसेस प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 1758 वाला केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 156(3) CRPC के तहत शक्ति एक न्यायिक शक्ति होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस के द्वारा कुछ किया जाना होगा, बल्कि यह एक न्यायिक अधिकारी के द्वारा किया जाना होगा। ऐसा ना हो कि अपनी सनक के आधार पर कोई लिटिगेंट मजिस्ट्रेट की शक्ति को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर ले। एक सही व वास्तविक रूप से दुखित व्यक्ति ही इस शक्ति का आह्वान कर सके तो ठीक होगा। कोई अपने मजे के लिए अपने साथी नागरिकों को दुखी करने के इरादे से सेक्शन 156(3) CRPC का इस्तेमाल ना कर सके। तो इनसे आप देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण रहा है 156(3) CRPC को लेकर। उसके कुछ बाद में एक केस आया था राम शरण जाटव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह एक क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर था 6822/2019, जिसे 17/12/2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जीवंत दृष्टांत पर विचार करते हुए बताया था कि यदि शिकायत में ही यह लिख दिया गया है, सेक्शन 156(3) की एप्लीकेशन में ही यह लिख दिया गया है कि
विरोधी नंबर 2 और विरोधी नंबर 3 ने जाति सूचक गालियां दी व लातों और घूंसों से मारा, तो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देता है। इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मंगाने की जरूरत है कि पुलिस ने पहले से ही केस दर्ज कर लिया है या उसे इस बात के लिए निर्देश दिया जाना अभी शेष है। इसके बाद कोर्ट ने वर्तमान केस को दोबारा देखा, जिसमें एडवोकेट ने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी लगाई हुई थी कि पुलिस वालों ने उनको रिमांड की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने से रोका और कार में बंद करके मारने के लिए नदी में धक्का देने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि यह मजिस्ट्रेट की कानूनी शक्ति थी, यह उनके पास विवेक का अधिकार था कि वह पहले इंक्वायरी करवाएं या सीधा एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दें। तो उन्होंने यह इंक्वायरी का आदेश देकर कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि यह उनकी शक्ति है। वो डिसाइड कर सकते हैं कि यह करना है या वह करना है। वकील साहिबान का कानूनी पक्ष इस 156(3) की एप्लीकेशन में मान्य नहीं है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या है, आप देख ही रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि पुलिस रिमांड की वीडियो बना सकते हो, और पुलिस ने बनने नहीं दी। कैमरा छीन लिया, वीडियो बनाने वाले को नदी में धक्का देने की तैयारी की और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कोर्ट की बजाय सुप्रीमेसी ऑफ पुलिस ज्यादा सही बात है? कोर्ट पुलिस को सही ढंग से, कानूनी ढंग से काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं। वस्तुतः इस देश में सुप्रीमेसी का यह मिथक बहुत लोगों को बहुत बार बुरी तरह फंसा देता है। जैसे इस केस में ये वकील साहब फंस गए हैं कि तुम हमें कोर्ट का आदेश नहीं मानने दोगे तो हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। उन्होंने कहा देख लो। आज के केस का नाम था खालिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 थी। नंबर था इसका 29,284 ऑफ 2023, जिसे जस्टिस अनिश कुमार गुप्ता ने 7/11/2023 को डिसाइड किया था। इसका न्यूट्रल साइटेशन नंबर है 2023 AHC 213-157। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हो, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।